नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेके बुक्स रीडिंग में। आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी, जिसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 को सेल यानी कोशिका किसे कहते हैं। कोशिका के बारे में हम जानेंगे। ठीक, आप जिस किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो रेलवे हो, कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो जिसमें बायोलॉजी पूछी जाती है, तो आप इस वीडियो को अवश्य देख सकते हैं। तो जान लेते हैं बायोलॉजी को। बायोलॉजी को हिंदी में कहते हैं जीव विज्ञान। तो सबसे पहले प्रश्न उठता है, जीव विज्ञान कहते किसको हैं, यानी बायोलॉजी शब्द बायोलॉजी किसे कहा जाता है। तो जिसमें हम समस्त जीवों का अध्ययन करते हैं उसे जीव विज्ञान यानी उसे बायोलॉजी के अंतर्गत रखा जाता है। उसे बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान कहा जाता है। यानी समस्त जीवधारियों का अध्ययन क्या कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान के अंतर्गत जैसे पेड़ों में भी तो जीवन होता है, पर उनमें गत नहीं होती, वो गत नहीं कर सकते, लेकिन जीवन उनमें भी होता है। आप देखते होंगे जब पेड़ सूख जाते हैं तो उनमें पत्तियां दोबारा नहीं आती। जब तक उनमें जीवन होता है तब तक वो पत्तियां उन पर आती रहती हैं। तो पेड़ भी क्या है, एक सजीव हैं यानी जीव हैं। तो समस्त जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। अब आपके मन में दूसरा प्रश्न उठता है कि जीव विज्ञान का प्रयोग किस यानी जीव विज्ञान जो शब्द है उसका प्रयोग किसने किया। तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था लैमार्क और एक वैज्ञानिक थे ट्रेविरेनस। इन्होंने 1802 में जीव विज्ञान का सबसे पहले प्रयोग किया था। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग इन्होंने ही किया, लैमार्क और ट्रेविरेनस। अब अगला सवाल उठता है कि जीव विज्ञान शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो जीव विज्ञान शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। और जीव विज्ञान की दो शाखाएं जीव विज्ञान जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, एक बायोस तथा एक लोगोस। तो बायोस का मतलब क्या होता है, लाइट, और लोगोस का मतलब होता है एहदी यानी अध्ययन। तो जीवन का अध्ययन क्या कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। जब हम किसी व्यक्ति या किसी जीव के बारे में उसके जीवन का अध्ययन करते हैं, ठीक, तो उसे क्या कहा जाता है, जीव विज्ञान कहा जाता है। अब आपके अंदर एक और प्रश्न उठता होगा कि जीव विज्ञान की खोज किसने की थी। तो जीव विज्ञान के जो जनक हैं उनको अरस्तु को माना जाता है। अरस्तु ने जीव विज्ञान की खोज की थी। तो जो जीव विज्ञान के जनक हैं वो अरस्तु को ही माना जाता है। अब क्वेश्चन उठता है कि जीव विज्ञान को कितने भागों में बांटा जाता है। तो जीव विज्ञान की दो शाखाएं होती हैं, एक होती है बॉटनी जिसको हम कहते हैं हिंदी में वनस्पति विज्ञान, दूसरा होता है जूलॉजी जिसको कहते हैं जंतु विज्ञान। बॉटनी के अंतर्गत जिसमें वनस्पतियां यानी पेड़ पौधों का अध्ययन किसमें किया जाता है, बॉटनी में किया जाता है, तो उसको वनस्पति विज्ञान कहा जाता है। ठीक, और जूलॉजी के अंतर्गत हम जंतुओं और जीवों का अध्ययन करते हैं, इसलिए क्या कहा जाता है, उसे जंतु विज्ञान कहा जाता है। जंतुओं में हम मनुष्य भी आ जाते हैं। अब अगला सवाल उठता है कि उत्पत्ति तथा जनक यानी जो बॉटनी के उत्पत्ति कहाँ से हुई और इसके जनक कौन है। तो इसकी जो उत्पत्ति हुई है बॉटनी शब्द की, तो बॉटनी शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है जो बास्किन से हुई है। यानी बास्किन शब्द है कहाँ का, ग्रीक भाषा का। ग्रीक का एक शब्द है बास्किन, वहाँ से बॉटनी की उत्पत्ति हुई है और जिसका मतलब होता है चरना। ठीक, और इसके जो जनक हैं यानी बॉटनी के जो फादर कहे जाते हैं तो उनको कहा जाता है थियोफ्रेटस को। थियोफ्रेटस को बॉटनी के पिता कहा जाता है। ठीक, ये पुस्तक है हिस्टोरिया प्लांटर्म। आगे देखते हैं। तो आगे हम पढ़ते हैं कि जूलॉजी के जनक कौन है। तो जूलॉजी के जैसे जीव विज्ञान के मैंने बताया अरस्तु है, तो अरस्तु ने ही जूलॉजी के यानी जंतु विज्ञान के भी खोज, जंतु विज्ञान के भी पिता अरस्तु को ही कहा जाता है। ठीक, इनकी पुस्तक का नाम है जंतु इतिहास। तो ये तो थी कुछ बेसिक जानकारी, जैसे कि बायोलॉजी के यानी जो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया, तो लैमार्क ने। ठीक, और जीव विज्ञान की शाखाएं कितनी हैं, दो शाखाएं हैं, एक बॉटनी एक जूलॉजी। जूलॉजी के पिता अरस्तु और बॉटनी के थियोफ्रेटस। बॉटनी के जो पिता हैं उनकी पुस्तक का नाम है हिस्टोरिया प्लांटर्म। और ये शब्द कहाँ से आया बॉटनी शब्द, तो ये ग्रीक भाषा का शब्द है और जो बास्किन शब्द से निकला हुआ है। जी, जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान क्या होती है, इसमें समस्त जीवों का अध्ययन किया जाता है। जितने भी जीव पाए जाते हैं पृथ्वी पर उनका अध्ययन जंतु विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। इसके जनक कौन थे, तो अरस्तु ने ही जंतु विज्ञान की खोज की थी। पुस्तक का इनकी अरस्तु की जो पुस्तक है उसका नाम है जंतु इतिहास। इन्होंने इस पुस्तक में 500 से ज़्यादा जीवों के बारे में बताया है। जो जंतु विज्ञान है इसके भी जनक अरस्तु को कहा जाता है और विज्ञान के जनक अरस्तु को ही कहा जाता है। विज्ञान के हों या बायोलॉजी के पूछा जाए, जीव विज्ञान के और जंतु विज्ञान के, इन तीनों के जनक भी अरस्तु को ही माना जाता है।
कुछ सेल की बेसिक जानकारी ले लेते हैं, फिर उसके बाद पढ़ते हैं कोशिका के बारे में। सेल यानी कोशिका। तो सेल को विज्ञान की भाषा में कहा जाता है साइटो। सेल को विज्ञान की भाषा में कहा जाता है साइटो, और सेल का अध्ययन यानी सेल के बारे में पढ़ना कहलाता है साइटोलॉजी। इसके बारे में पढ़ना क्या कहलाता है? अध्ययन करना साइटोलॉजी कहलाता है, साइटोलॉजी। कोशिकाओं को विज्ञान की भाषा में साइटो, कोशिकाओं के बारे में पढ़ना साइटोलॉजी। अगला क्वेश्चन बनता है कोशिकाओं की खोज किसने की? तो कोशिकाओं की खोज यानी साइटोलॉजी की खोज, साइटो की खोज यानी कोशिकाओं की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक ने कब की थी? तो 1665 में खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। इन्होंने जो कोशिका खोजी थी वो कोशिकाएं मरी हुई थी। कैसी थी? मरी हुई। तो साइटो की खोज किसने यानी कोशिकाओं की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी? 1665 में की थी। वो कोशिकाएं कैसी थी? वो मरी हुई कोशिकाओं की थी, मरी हुई कोशिकाएं थी। तो मरी हुई कोशिकाओं की खोज करने का श्रेय रॉबर्ट हुक को। इन्होंने सबसे पहले कोशिकाओं की खोज की थी। सबसे पहले कोशिकाओं की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक को इसीलिए कोशिकाओं की खोज इन्होंने सबसे पहले की थी, इसलिए फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। जो मरी हुई कोशिकाएं होती हैं इनको कहा जाता है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन कहा जाता है। जो कोशिकाएं मरी हुई होती हैं उन कोशिकाओं को कहा जाता है नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन अब पूछ ले, कर ना पूछे कि मरी हुई कोशिकाओं की खोज, पूछ ली नेफ्रॉन की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने की थी। आगे पूछता है जीवित कोशिकाओं की खोज किसने की थी? तो जीवित कोशिकाओं की खोज करने का श्रेय जाता है एंटोनी वॉन ल्यूकेनहॉक को। जीवित कोशिकाओं की खोज किसने की? एंटोनी वॉन ल्यूकेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूकेनहॉक। इन्होंने कब की थी? तो इन्होंने 1674 में की थी। जीवित कोशिकाओं की खोज एंटोनी वॉन ल्यूकेनहॉक ने की थी। कब की थी? तो 1674 में की थी। कोशिका के ब्रेन की अर्थात केंद्रक की खोज किसने की थी? तो कोशिका का ब्रेन किसे कहा जाता है? तो केंद्रक को कहा जाता है। तो केंद्रक की खोज किसने की थी? तो कोशिका में केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने की थी? कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने 1881 में यानी केंद्रक की खोज की। कोशिका के अंदर केंद्रक की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने। केंद्रक को क्या कहा जाता है? ब्रेन कहा जाता है। कोशिका का ब्रेन, कोशिका का ब्रेन केंद्रक को कहा जाता है। यानी केंद्रक को क्या कह सकते हैं? कोशिका का ब्रेन। अगर आपसे पूछता है कि कोशिका का ब्रेन किसे कहा जाता है तो आप क्या लगाएंगे? केंद्रक को। केंद्रक को क्या कहा जाता है? कोशिका का ब्रेन, न्यूक्लियस। ठीक, इंग्लिश में इसे न्यूक्लियस कहते हैं। आगे सवाल उठता है कि कोशिका के बारे में किसने बताया, यानी कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? तो कोशिका का जो सिद्धांत था, कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? तो स्लाइडन और स्वान दो वैज्ञानिक थे। इन्होंने कहा था जो पूरा का पूरा शरीर है वो किससे मिलकर बना है? वो कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडन और स्वान ने। स्लाइडन एवं स्वान ने। स्लाइडन और स्वान। स्लाइडन और स्वान ने क्या कहा कि उन्होंने कोशिका सिद्धांत और क्या कहा कि पूरा का पूरा शरीर किससे मिलकर बना है? कोशिकाओं से। शरीर कोशिकाओं से, पूरा का पूरा जो शरीर है उसका तो कोशिकाओं से मिलकर बना है। ये सिद्धांत दिया था स्लाइडन और स्वान ने। उन्होंने कहा था जो कोशिका है ये शरीर की सिर्फ एक क्या है? एक यूनिट है, यानी एक इकाई है। एक इकाई है, यूनिट, ना कि एक अंग है। ठीक, शरीर की सबसे एक इकाई है। कोशिका क्या है? शरीर की एक इकाई है। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडन और स्वान ने दिया। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने। जीवित कोशिकाओं की खोज एंटोनी वॉन ल्यूकेनहॉक ने। मरी हुई कोशिकाओं की खोज रॉबर्ट हुक ने। मरी हुई कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? तो नेफ्रॉन कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं कोशिकाओं में सबसे बड़ी कौन सी होती है और सबसे छोटी कौन सी होती है,
तो अगर हम पूरी ओवरऑल दुनिया की बात करते हैं तो उसमें सबसे जो छोटी कोशिका होती है वो माइकोप्लाज्मा होती है। सबसे छोटी यानी पूरी दुनिया में सबसे छोटी अगर बात की जाती है तो कौन सी होती है? माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? माइकोप्लाज्मा। प्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका होती है। माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा यानी सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा होती है और इसे सांस लेने की ज़रूरत नहीं होती है। सांस नहीं लेता है माइकोप्लाज्मा। क्या करता है? सांस नहीं लेता है। ठीक। अगर हम बात करते हैं कि ओवरऑल सबसे बड़ी कौन सी होती है? सबसे बड़ी, तो जो सबसे बड़ी होती है शुतुरमुर्ग का अंडा होती है। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका, शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा। आगे सवाल उठता है कि दुनिया में हमने जान लिया कि सबसे छोटी माइकोप्लाज्मा, दुनिया में सबसे बड़ी शुतुरमुर्ग का अंडा। अब मानव में सबसे छोटी और मानव में सबसे बड़ी कौन सी होती है? तो मानव की अगर हम बात करते हैं यानी मनुष्य की, मानव में आ जाते हैं महिला, मेल भी आता है और फीमेल भी आता है। तो मेल में जो होता है मेल का स्पर्म, मेल का स्पर्म यानी पुरुष का जो स्पर्म होता है सबसे छोटी कोशिका होती है। स्पर्म ये क्या होती है? सबसे छोटी कोशिका होती है जिसे कहते हैं शुक्राणु। शुक्राणु। ठीक। मानव का मानव में मेल का स्पर्म जो होता है वो सबसे छोटी कोशिका होती है। सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका होती है। और फीमेल का ओवम, फीमेल का ओवम यानी महिला का अंडाणु सबसे बड़ी कोशिका होती है। ओवम, अंडाणु ये सबसे बड़ी कोशिका होती है। सबसे बड़ी। तो सबसे छोटी कोशिका मानव में पुरुष का स्पर्म, सबसे बड़ी कोशिका तो महिला का ओवम यानी अंडाणु। जब हम बात करते हैं कि मानव में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? लंबी और बड़ी में अंतर होता है। तो लंबी की अगर हम बात करते हैं तो लंबी क्या होती है कि लंबी जो मानव में सबसे लंबी कोशिका होती है वो ब्रेन की कोशिका होती है। सबसे लंबी किसी कोशिका होती है? ब्रेन की कोशिका होती है। ब्रेन की कोशिका सबसे लंबी कोशिका होती है। इसको क्या कहा जाता है? न्यूरॉन कहा जाता है। न्यूरॉन कहा जाता है। ठीक, अर्थात तंत्रिका। तो मानव में सबसे लंबी कोशिका ब्रेन की कोशिका जिसे क्या कहा जाता है? न्यूरॉन यानी तंत्रिका। फीमेल में सबसे छोटी जो कोशिका की बात करते हैं तो मेल का होता है स्पर्म यानी शुक्राणु। और जब हम सबसे बड़ी की बात करते हैं तो महिला का ओवम होता है यानी फीमेल का ओवम यानी अंडाणु। ये सबसे बड़ी कोशिका होती है मानव की बात करते हैं। अगर पूरी दुनिया की ओवरऑल बात करते हैं तो सबसे छोटी होती है माइकोप्लाज्मा और सबसे बड़ी होती है शुतुरमुर्ग का अंडा। अगर हम बात करते हैं न्यूरॉन सेल की यानी न्यूरॉन कोशिकाओं की, ब्रेन की कोशिकाओं की, तो ब्रेन की कोशिकाएं जो होती हैं इनमें कोशिका विभाजन बहुत ही कम होता है, जिसके कारण अगर मस्तिष्क यानी पीछे ब्रेन में अगर चोट लगती है सर में, तो जब ब्रेन में चोट लगती है तो इसके कारण क्योंकि यहाँ पर कोशिका विभाजन बहुत कम हो रहा है तो जिससे क्या हो जाती है? मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। इसमें क्या होता है? इसमें कोशिका विभाजन न्यूरॉन सेल में कोशिका विभाजन नहीं होता, यानी कोशिका विभाजन होता ही नहीं, विभाजन नहीं होता है। तो जब इसमें कोशिका विभाजन होता ही नहीं है, कोशिका विभाजन का मतलब रहता है निर्माण करना, कोशिकाओं को बनाना। हिंदी में इसे तोड़ना कहते हैं लेकिन विज्ञान की भाषा में इसे निर्माण यानी बनाना। जब कोशिका दूसरी कोशिका, जैसे कोई कोशिका डैमेज हो गई, अब वहाँ पर उसे भरने के लिए जब कोशिका का निर्माण ही नहीं होगा तो वहाँ से लगातार क्या होगा? ब्लड निकलता रहेगा। तो इसी कारण क्या हो जाती है? यहाँ पर जो ब्रेन में की कोशिका होती है तो इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर अगर चोट लगती है तो मनुष्य की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो सबसे कम कोशिका विभाजन कहाँ पर होता है? तो न्यूरॉन में यानी तंत्रिका में। तंत्रिका ब्रेन की जो कोशिका होती है न्यूरॉन सेल, इसमें जो कोशिका विभाजन होता है बहुत कम होता है। तो सबसे कम पूछा जाता है कोशिका विभाजन कहाँ होता है? सबसे कम कोशिका विभाजन
विभाजन होता है न्यूरॉन सेल में, यानी तंत्रिका में। तो ब्रेन की कोशिका में सबसे कम कोशिका विभाजन होता है। अब बात आती है कि सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन कहाँ पर होता है। तो जो सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन होता है, सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन होता है लीवर में, यानी यकृत में। तो यकृत में सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन होता है। ठीक, लीवर की जो कोशिकाएं होती हैं वो बहुत जल्दी निर्माण करती हैं। वो अगर लीवर में कोई भी चाकू या कुछ चोट लगती है तो ये अपने आप को बहुत जल्दी ठीक कर लेती हैं। तो यहाँ पर लीवर में सबसे ज़्यादा तेज़ी से कोशिका विभाजन होता है। तो सबसे कम कोशिका विभाजन तो ब्रेन की कोशिका में, और सबसे ज़्यादा तो लीवर में होता है। हमने बात की थी कि कोशिका शरीर की क्या होती है, एक यूनिट होती है। तो शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। फिर कोशिकाओं से जब कई कोशिका मिलती है तो ऊतक का निर्माण करते हैं, ऊतक मिलकर अंग का निर्माण करते हैं, और अंग जब मिल जाते हैं वो क्या कर लेते हैं, शरीर का निर्माण करते हैं। तो कोशिका क्या है, इकाई है, ना कि एक अंग है। ठीक, कुछ कोशिका के बारे में बेसिक जानकारी। अब हम बढ़ते हैं सेल के बारे में, यानी कोशिका के बारे में पूरी डिटेल से इसको अब हम अध्ययन करेंगे। कुछ बेसिक जानकारी लेने के बाद हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो कोशिका जो होती है, ठीक, कोशिका को ढके रहने के लिए, कोशिका के ऊपर आवरण, जैसे हम अपने शरीर को ढकने के लिए क्या पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं। तो कोशिका को कौन ढकता है, कोशिका को थोड़ी कपड़े पहनेगी। तो कोशिका को ढकने के लिए क्या किया गया है, तो कोशिका को ढकने के लिए भगवान ने उसके ऊपर एक परत चढ़ा दी है, जिसको कहा जाता है कोशिका झिल्ली। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कोशिका झिल्ली की, यानी सेल मेम्ब्रेन की। तो जब सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं, यानी कोशिका झिल्ली, तो कोशिका झिल्ली का मतलब होता है कोशिका का आवरण, जो कोशिका को ढके हुए है। इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कोशिका की झिल्ली को क्या कहा जाता है, अगर बात करता है कोशिका झिल्ली की या सेल मेम्ब्रेन की या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, इन तीनों का मतलब एक ही होता है। मेम्ब्रेन का मतलब होता है एक झिल्ली, क्या होता है, एक झिल्ली से होता है। ये झिल्ली ये नहीं पॉलीथीन, ठीक, वो प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, कोशिका झिल्ली जो बनी होती है प्रोटीन की बनी होती है, प्रोटीन। तो सेल मेम्ब्रेन अर्थात कोशिका झिल्ली हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। तो मेम्ब्रेन का मतलब होता है झिल्ली, और जो ये झिल्ली बनी किसकी होती है, प्रोटीन की बनी होती है। मान लो जैसे कोई कोशिका है, ठीक, ये कोशिका है और इसके ऊपर एक परत चढ़ी होती है, इसके ऊपर एक परत चढ़ी होती है, इसे ढकने के लिए, इसे सुरक्षा देने के लिए क्या करते हैं, सुरक्षा देती है। ठीक, तो सुरक्षा देने के लिए इस पर क्या किया गया है, एक परत चढ़ाई गई है, और इसको क्या कहा जाता है, कोशिका झिल्ली कहा जाता है, कोशिका झिल्ली। क्योंकि ये कोशिका है और कोशिका के ऊपर चढ़ी है, तो इसलिए क्या कहा जाता है, इसको कोशिका झिल्ली कहा जाता है। और बनी किसकी होती है, तो प्रोटीन की बनी होती है। तो कोशिका झिल्ली क्या होती है, कोशिका के बाहरी आवरण का काम करती है। क्या होती है, कोशिका के बाहर चढ़ी होती है। तो कोशिका के बाहर जो झिल्ली लगी होती है, इसको क्या कहा जाता है, कोशिका झिल्ली कहा जाता है। यह क्या करती है, इसकी सुरक्षा करती है। क्या करती है, इसकी सुरक्षा करने, कोशिका की सुरक्षा कौन करता है, तो कोशिका झिल्ली करती है। और यह पेड़ों में पाई जाती है, और किस में पाई जाती है, कोशिका झिल्ली जो होती है पेड़ों में भी पाई जाती है, ठीक, प्लांट में भी होती है, और ये जंतुओं में भी होती है। जंतु अर्थात पादपों तथा जंतु दोनों में पाई जाती है। तो कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली को और क्या कह सकते हैं, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है और सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। कोशिका झिल्ली का काम क्या है, तो कोशिका को सुरक्षित रखना। कोशिका के चारों तरफ क्या होता है, यानी कोशिका के ऊपर क्या होता है, कोशिका झिल्ली का आवरण चढ़ा होता है। ठीक, ये कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है। ये पेड़ों में भी यानी पादपों तथा जंतु दोनों में पाई जाती है। आगे पढ़ते हैं सेल वॉल, यानी कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति भी एक झिल्ली होती है, ठीक, ये भी कोशिका को ढकते हैं। ये दोहरिया झिल्ली चढ़ा दी जाती है। कोशिका के ऊपर पहले से झिल्ली होती है, लेकिन इसके ऊपर एक और झिल्ली चढ़ा दी जाती है। ठीक, जैसे पेड़ों में जो होती है तो इसके ऊपर दो झिल्लियाँ होती हैं, सेल वॉल होती है, एक होती है कोशिका भित्ति, कोशिका मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, सॉरी, सेल
वॉल। ठीक, सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति, इसको क्या कहते हैं हिंदी में? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति पेड़ों में होती है, पेड़ों में होती है। हम जैसे कि मनुष्य होता है तो अपने शरीर को ढकने के लिए वो कपड़ों को प्रयोग कर लेता है, लेकिन पेड़ कैसे ढकेंगे? पेड़ थोड़े कपड़े पहनते हैं। तो इसलिए क्या किया भगवान ने, उसके ऊपर एक और झिल्ली लगा दी जिसको कहते हैं कोशिका भित्ति। अब आती है कोशिका भित्ति, जैसे वो कोशिका सेल मेम्ब्रेन थी वो किसकी बनी थी? प्रोटीन की। तो बात करते हैं तो कोशिका भित्ति की, जब कोशिका भित्ति की बात करते हैं तो इससे पूछा जाता है ये किसकी बनी है? तो ये बनी होती है सेल्यूलोज की। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। सेल्यूलोज की। सेल वॉल जो है यानी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। यह सिर्फ पादपों में पाई जाती है, पेड़ों में ही इसका प्रयोग होता है, ये झिल्ली पाई जाती है। तो कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? पेड़ों यानी पादपों में पाई जाती है। ठीक, यह बनी किसकी होती है? तो सेल्यूलोज की बनी होती है। इसका काम क्या है? तो पेड़ों को सुरक्षित रखना, ये भी कोशिका को सुरक्षित करती है। जिसे क्या था? ये कोशिका थी। ठीक, इसके ऊपर ये झिल्ली चढ़ गई तो जिसका क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है कोशिका झिल्ली। और इसके ऊपर भी एक झिल्ली चढ़ी होती है, इसको कहा जाता है कोशिका वॉल, सेल वॉल। कोशिका भित्ति कहा जाता है, सेल वॉल। तो कोशिका के यानी पेड़ों में कितनी परतें होती हैं? अगर पेड़ों की कोशिका में लेयर की बात करते हैं तो पेड़ों में यानी पादपों में जो कोशिका की लेयर होती है, 2 लेयर होती हैं। एक होती है कोशिका झिल्ली, एक क्या होती है? कोशिका भित्ति। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल किसकी बनी होती है? तो सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज की, और जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो किसकी बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है। सेल वॉल क्या करती है? तो पेड़ों पौधों की क्या करती है? सुरक्षा करती है। या पादपों में होती है क्या करती है? सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक, सुरक्षा प्रदान करती है। तो कोशिका झिल्ली भित्ति बनी किसकी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। किसमें पाई जाती है? पादपों में होती है। करती क्या है? तो पेड़ों की सुरक्षा करती है। और सेल्यूलोज से ही कागज कपड़े बनते हैं, कागज भी सेल्यूलोज से बनता है, कपड़े का भी निर्माण सेल्यूलोज से ही होता है। या जो होती है पेड़ की बाहरी परत होती है, यानी पेड़ों की बाहरी परत किससे बनी होती है? तो सेल्यूलोज से बनी होती है। ठीक, या केवल किसमें पाई जाती है? पेड़ों में पाया जाता है। सेल मेम्ब्रेन जो होती है कोशिका झिल्ली, सॉरी कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति, कोशिका सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और झिल्ली होती है जिसे क्या कहा जाता है? कोशिका भित्ति कहा जाता है। या बनी किसकी होती है? तो सेल्यूलोज की बनी होती है। इसका कार्य क्या है? तो पेड़ों की सुरक्षा करना होता है। या सिर्फ पेड़ों में ही पाई जाती है। जो सेल मेम्ब्रेन है या जंतुओं में भी पाई जाती है और पेड़ों में भी पाई जाती है, पादपों दोनों में पाई जाती है। आगे बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया सूत्र कणिका, हिंदी में क्या कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को? सूत्र कणिका कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया, अब बात आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज करता है अल्टमैन। कौन है? अल्टमैन, आल्टमान नहीं, अल्टमैन, अल्टमैन ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? अल्टमैन ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या एक उपस्थित क्या होता है? जैसे हमने ये माइटोकॉन्ड्रिया बना ली, तो ऐसे तो इसके अंदर जलेबी के आकार की कुछ ऐसी ऐसी संरचना पाई जाती है। इसमें कुछ हल्का नीला नीला भरा होता है, जिसको कहा जाता है मिस्ट्री। क्या कहा जाता है? मिस्ट्री कहा जाता है। सॉरी, मिस्ट्री नहीं, मैट्रिक्स कहा जाता है। तो इसके अंदर जो पदार्थ बड़ा होता है उसको क्या कहा जाता है? मिस्ट्रिक कहा जाता है। और इनकी जो दीवारें हैं ये, तो इनकी जो दीवारों को क्या कहा जाता है? क्रिस्टी कहा जाता है। सवाल उठता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की दीवारों को क्या कहा जाता है? तो क्रिस्टी का, आंतरिक दीवारों को क्रिस्टी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या उपस्थित होता है? तो मैट्रिक्स उपस्थित होता है। मैट्रिक्स की जो दीवारें हैं इनको क्या कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या उपस्थित होता है? अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है मैट्रिक्स, मैट्रिक्स। ठीक, और मैट्रिक्स की दीवारों को कहा जाता है क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवारों को क्या कहा जाता है? क्रिस्टी। यानी जो
उंगली जैसे उंगली जैसे दिख रही हैं संरचना, इनको क्रिस्टी कहा जाता है। इनके अंदर जो पदार्थ भरा होता है उसको मैट्रिक्स कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया शुरू होती है मैट्रिक्स में ही होती है। माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीकरण में ऑक्सीकरण की प्रक्रिया मैट्रिक्स में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दो झिल्ली पाई जाती हैं, ये वसा और प्रोटीन से बनी होती हैं। ठीक, और इनकी जो एक बाहरी झिल्ली होती है वो सपाट होती है, और जो अंदर की झिल्ली होती है तो वो क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की गुहा की बहुत हाथ जैसी उंगलियां, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टी। यानी इनकी जो बाहरी जो झिल्ली होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की जो बाहरी झिल्ली होती है वो सपाट होती है। सपाट मतलब चिपकी, ठीक, बिल्कुल जैसे वो इसको क्या कहते हैं, समतल होती है। सपाट मतलब समतल, ठीक। और जो अंदर की झिल्ली होती है गुहा की तरह, यानी उंगलियों की तरह होती है, हाथ की जैसी उंगलियां होती हैं उसकी तरह होती है, तो इसको कहा जाता है क्रिस्टी। तो जिस हाथ जैसी बनावट, उंगलियों जैसी जो बनावट है उसको कहा जाता है क्रिस्टी। ये वसा और प्रोटीन से बनी होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दो कोष्ठक होते हैं, यानी चेंबर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है बाह्य चेंबर, ठीक, इस बाह्य कोष्ठ यानी आउटर चेंबर। क्या होता है? बाह्य कोष्ठ। नंबर 1 बाह्य कोष्ठ, यानी बाहर जो होता है बाह्य कोष्ठ, कोष्ठ यानी आउटर, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? आउटर चेंबर। आउटर चेंबर क्या होता है? जो बाह्य कोष्ठ होता है या अंदर की और बाहर की झिल्ली के बीच का स्थान होता है, जैसे ये वाला हो गया, तो इसको क्या कहा जाता है? अंदर की झिल्ली है, ये बाहर की झिल्ली है, तो इसके बीच स्थान को कहा जाता है आउटर चेंबर। आउटर चेंबर, ठीक, आउटर चेंबर कहा जाता है। तो बाहर की झिल्ली और अंदर की झिल्ली के बीच के स्थान को क्या कहा जाता है? बाह्य कोष्ठ यानी आउटर चेंबर कहा जाता है। क्या होता है? बाहरी एवं भीतरी, बाहरी एवं भीतरी झिल्लियों के बीच का स्थान क्या कहलाता है? बाह्य कोष्ठ कहलाता है। अब बात करते हैं भीतरी कोष्ठ क्या होता है। तो बाहरी कोष्ठ क्या समझ गए? बाहरी कोष्ठ क्या होता है? या माइटोकॉन्ड्रिया की जो अंदर झिल्ली होती है और माइटोकॉन्ड्रिया की जो बाहर की झिल्ली होती है उसके जो बीच का स्थान होता है उसे कहा जाता है आउटर चेंबर। भीतरी कोष्ठ, भीतरी कोष्ठ क्या होता है? भीतरी कोष्ठ यानी इसको कहते हैं इंग्लिश में इनर, इनर चेंबर, इनर चेंबर, चेंबर, इनर चेंबर। तो इनर चेंबर ये क्या होता है? इनर चेंबर होता है, वो होता है जो मैट्रिक्स को क्या करता है? घेरे हुए, यानी मैट्रिक्स, इनर चेंबर के अंदर मैट्रिक्स भरा होता है। तो जो इनर चेंबर हो या बाहरी या भीतरी झिल्ली द्वारा घिरा हुआ बीच का काफ़ी बड़ा स्थान होता है। इसके अंदर एक जलीय पदार्थ भरा होता है जिसको क्या कहा जाता है? मैट्रिक्स कहा जाता है, ठीक, मैट्रिक्स। जैसे ये यहाँ पर ये वाला जो दिख रहे हो आप, तो ये क्या है? इनर चेंबर है। इसके अंदर क्या भरा है? मैट्रिक्स भरा है। तो मैट्रिक्स यानी भीतरी कोष्ठ को क्या कहा जाता है? इनर, इनर चेंबर। हिंदी में, इंग्लिश में क्या कहते हैं? इनर चेंबर। यह भीतरी झिल्ली के द्वारा यह क्या होता है? तो यह कोशिका के भीतरी झिल्ली द्वारा घिरा हुआ बीच का काफ़ी बड़ा स्थान होता है। इसके अंदर कणिका युक्त जलीय पदार्थ भरा होता है, यानी कणों से युक्त क्या होता है? एक जल के जैसे, पानी जैसे एक पदार्थ भरा होता है जिसे हम कहते हैं मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स समझ गए क्या होता है? तो मैट्रिक्स किसके अंदर पाया जाता है? तो भीतरी कोशिका के अंदर, यानी इनर चेंबर के अंदर क्या भरा होता है? मैट्रिक्स होता है। या कैसा होता है? तो जलीय पदार्थ के रूप में होता है, जल के रूप में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। कोशिका की जो ऊर्जा शक्ति है, पावर हाउस, उसे माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, पावर हाउस। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सभी खाद्य पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा एवं प्रोटीन, इनका क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है, जिसके बाद ऊर्जा का निर्माण होता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? पावर हाउस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर जितने भी, यानी सभी खाद्य पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, इनसे ऑक्सीकरण करने के बाद ही ऊर्जा का निर्माण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब्स चक्र चलता है, यानी कौन सा चक्र चलता है? क्रेब्स चक्र, जिसको हम क्रेब्स साइकिल भी बोल सकते हैं। क्रेब्स साइकिल चलती है, क्रेब्स चक्र।
क्रेब्स साइकिल चलती है, क्रेब्स साइकिल चलती है, क्रेब्स साइकिल, ठीक, साइकिल चलती है। तो ये क्या होती है, क्रेब्स साइकिल क्या होती है? तो ऊर्जा का निर्माण कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करती है। तो क्रेब्स साइकिल के द्वारा ही ऊर्जा का निर्माण होता है। और ये ऊर्जा बनती किस में है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो मैट्रिक्स पाया जाता है उसी में ऊर्जा का निर्माण होता है। और इसके जो सभी विकर होते हैं उस घुलित अवस्था में होते हैं, घुलनशील होते हैं, ठीक, घुलित अवस्था में पाए जाते हैं। इसके द्वारा क्या होता है? इसके द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब्स साइकिल चलती है। ऑक्सीजन लेने के बाद यह क्या करता है? ठीक, ये एटीपी का निर्माण करता है, यानी एटीपी बनाता है। कितने एटीपी बनाता है? तो 38 एटीपी चाहिए होते हैं इसको एक ग्लूकोज बनाने के लिए, ग्लूकोज, ठीक। तो एक ग्लूकोज का निर्माण करने के लिए इसको 38 एटीपी चाहते हैं। ये ऑक्सीजन लेने के बाद एटीपी का निर्माण करता है और 38 एटीपी बनाकर एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ग्लूकोज से हमको क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। तो क्रेब्स चक्र के द्वारा क्या होता है? क्रेब्स साइकिल के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स में ऊर्जा का निर्माण होता है। ऊर्जा कैसे बनती है? तो या माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन लेकर एटीपी का निर्माण करता है, 38 एटीपी बनकर एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, जिससे हमको क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी कहा जाता है। अगर सवाल पूछता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र कहाँ चलता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र मैट्रिक्स में पूरा होता है, मैट्रिक्स में ही क्रेब्स चक्र पूरा होता है, ठीक। मैट्रिक्स क्या होता है? तो मैट्रिक्स होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो जलीय पदार्थ पाया जाता है उसे मैट्रिक्स कहा जाता है। मैट्रिक्स के जो बाहरी आवरण चाहते एक झिल्ली चढ़ी होती है उसको कहा जाता है इनर चेम्बर, ठीक। उसी इनर चेम्बर के अंदर पाया जाता है मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स के जो उंगलियां जैसी संरचना दिखती हैं माइटोकॉन्ड्रिया में उनको कहा जाता है क्रिस्टी कहा जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवार, माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी दीवार के बीच वाले स्थान को कहा जाता है आउटर चेम्बर। माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सी साइकिल चलती है? तो क्रेब्स साइकिल चलती है। यह क्या करता है? तो ऑक्सीजन लेके एटीपी बनाता है, एटीपी से ग्लूकोज, और फिर क्या करता है? ऊर्जा का निर्माण करता है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? पावर हाउस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर असल में खोज की थी तो कोलिकर ने की थी। 1880 में कोलिकर ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया का जो वर्णन किया था उन्होंने अल्टमैन ने किया था और इसको नाम दिया था बेंडा ने। 1880 में कोलिकर ने खोज की, 1890 में अल्टमैन ने वर्णन किया और बेंडा ने 1897 में कुछ माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया। माइटोकॉन्ड्रिया की जो संरचना होती है वो गोलाकार या छड़ के समान गोलाकार, छड़ या कण के समान की होती है, ठीक। तो माइटोकॉन्ड्रिया किस कोशिकाओं के अंदर गोलाकार या छड़ के समान होती है? यह यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर पाई जाती है। यूकैरियोटिक कोशिकाएं वो होती हैं जो दिखाई देती हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं वो यूकैरियोटिक के अंतर्गत आते हैं, जिन्हें हम नहीं देख सकते हैं वो प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत आते हैं। कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। जो दिखाई देती हैं कोशिकाएं, जिन जीवों को हम देख सकते हैं वो यूकैरियोटिक होती हैं और जिन्हें नहीं देख सकते हैं वो प्रोकैरियोटिक होती हैं। अगर हम बात करते हैं जैसे हम किसी मक्खी, मच्छर, खटमल किसी की बात करते हैं तो इनको हम देख सकते हैं। तो जो दिखाई देती हैं तो इनके अंदर कौन सी कोशिकाएं होती हैं? यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। जो नहीं दिखाई देती है जैसे वायरस हो गया, बैक्टीरिया, तो ये हमको नहीं दिखाई देती, इनको हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते। तो इनके अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं वो होती है जो पूरी रूप से विकसित नहीं होती हैं, यानी इनका निर्माण कुछ इनमें कमी होती है। और जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं पूरी रूप से विकसित होती हैं, इनका निर्माण पूरा हो चुका होता है। अगर पूछता है बायोप्लास्ट की संज्ञा किसे दी गई है? बायोप्लास्ट, तो जो बायोप्लास्ट की संज्ञा दी गई माइटोकॉन्ड्रिया को दी गई है। माइटोकॉन्ड्रिया होता है, कॉन्ड्रिया। बायोप्लास्ट की संज्ञा किसे दी गई? माइटोकॉन्ड्रिया को दी गई। सवाल अगर पूछता है कि किस कोशिकांग को बायोप्लास्ट की संज्ञा दी जाती है, तो किसे दी जाती है? माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट की संज्ञा दी जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? कोलिकर ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया को वर्णन अल्टमैन ने, माइटोकॉन्ड्रिया नाम बेंटा ने। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो क्रेब्स ऊर्जा साइकिल चलती है इसके द्वारा किसका निर्माण होता है? तो ऊर्जा का निर्माण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीकरण की जो क्रेब्स चक्र प्रक्रिया होती है
तो वो कहाँ पर संपन्न होते हैं, पूरी कहाँ होते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो क्रेब्स चक्कर होता है, इसकी जो प्रक्रिया होती है ये मैट्रिक्स में पूरी होती है, मैट्रिक्स में संपन्न होती है। एक और प्रश्न बनता है कि माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ नहीं पाया जाता है? यूकैरियोटिक कोशिकाओं में तो पाया जाता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया जो हल्के नीले होते हैं, हल्के हरे, नीले और हरे, नीले हरे शैवालों में नहीं होता है, शैवाल में माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ नहीं होता है? तो हल्के हरे और नीले शैवालों के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए पाया जाता है, राइबोसोम भी पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए भी पाया जाता है। आगे देखते हैं गोल्जी काय, इसको इंग्लिश में कहते हैं गोल्जी बॉडीज। तो गोल्जी बॉडी की खोज किसने की थी? गोल्जी काय की खोज किसने की थी? तो गोल्जी काय की खोज की थी कैमिलो गोल्जी ने। इसके खोजकर्ता कौन है? खोजकर्ता कैमिलो गोल्जी। कौन है? कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी ने ही गोल्जी काय की खोज की थी। कैमिलो गोल्जी कब की? तो 1898 में। गोल्जी काय के खोजकर्ता कैमिलो गोल्जी, इन्होंने गोल्जी काय की खोज की थी। कब की थी? तो 1898 में की थी। गोल्जी काय को और किस नाम से जाना जाता है? तो गोल्जी काय का और नाम होता है लाइपोकॉन्ड्रिया। क्या होता है? लाइपोकॉन्ड्रिया। अगर कभी पूछ ले लाइपोकॉन्ड्रिया के बारे में तो क्या बताओगे? गोल्जी काय, यानी गोल्जी काय और लाइपोकॉन्ड्रिया का नाम, गोल्जी काय का दूसरा नाम क्या होता है? लाइपोकॉन्ड्रिया होता है। जब हम बात करते हैं गोल्जी काय की तो सबसे पहले प्रश्न उठता है कि यह पाया किस में जाता है? तो यह नीले और हरे शैवालों को छोड़कर और जीवाणु तथा हरे शैवालों, जीवाणु और माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा क्या है? माइकोप्लाज्मा यानी दुनिया की सबसे छोटी कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका यही होती है, माइकोप्लाज्मा। इसके अंदर गोल्जी काय नहीं होता है, इसके अंदर गोल्जी काय नहीं पाया जाता है। नीले हरे शैवालों, जीवाणु, माइकोप्लाज्मा को छोड़कर ठीक सभी के अंदर गोल्जी काय पाया जाता है। जो पेड़ों के अंदर गोल्जी काय उपस्थित होता है उसको कहा जाता है डिक्टियोसोम। डिक्टियोसोम क्या कहा जाता है? डिक्टियोसोम। पौधों में गोल्जी काय को क्या कहा जाता है? पौधों में गोल्जी काय को कहा जाता है, पौधों में गोल्जी काय को डिक्टियोसोम कहते हैं। तो कैमिलो गोल्जी की खोज गोल्जी काय की खोज कैमिलो गोल्जी ने 1898 में इसमें की। इसका और दूसरा नाम क्या है? तो लाइपोकॉन्ड्रिया। या किसमें नहीं पाया, किसमें पाया जाता है? तो जितने भी जीव जंतु ठीक किनको छोड़कर, तो जैसे नीले हरे शैवाल, जीवाणु और माइकोप्लाज्मा को छोड़कर जितने भी जंतु या जितने भी कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर गोल्जी काय पाया जाता है। या पौधों में इसका नाम क्या होता है? डिक्टियोसोम कहते हैं। पौधों में गोल्जी काय को डिक्टियोसोम कहा जाता है। गोल्जी काय क्या करता है? परिवहन का काम करता है, यानी कोशिका के अंदर ये क्या करता है? परिवहन का काम करता है। यह परिवहन कैसे करता है? जैसे किसी कोशिका को ज़्यादा ज़रूरत होती है ऊर्जा को, तो यह गोल्जी काय दूसरी कोशिकाओं से ऊर्जा लेकर उन कोशिकाओं को देता है जिनको ऊर्जा की ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे हम काम हाथ से कर रहे हैं तो हमारे सारे शरीर की ऊर्जाओं को लेकर ठीक वो हाथ को देता रहता है, जिससे हमारा हाथ इतनी जल्दी थकता नहीं है। तो अंदर गोल्जी काय का काम क्या होता है? यह परिवहन का काम करता है। ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करता है? गोल्जी काय करता है। या कैसे काम करता है? तो हमारे शरीर की ऊर्जाओं को जहाँ पर ज़रूरत होती है उसके अनुसार ये गोल्जी काय उसको भेजता रहता है, परिवहन का काम करता है। यानी कोशिका के अंदर ऊर्जा को लाने और ले जाने का काम कौन करता है? तो गोल्जी काय करता है, परिवहन का काम करता है। ठीक, तो गोल्जी काय की खोज करता कैमिलो गोल्जी। गोल्जी काय का दूसरा नाम लाइपोकॉन्ड्रिया। क्या करता है? तो कोशिका के अंदर परिवहन का काम करता है। जिस भी कोशिका को यानी ऊर्जा की ज़्यादा ज़रूरत होती है वहाँ से पूरे शरीर से ऊर्जा लेकर उस कोशिका को प्रदान करता है। तो कोशिका में ऊर्जा को लाने का काम, परिवहन का मतलब होता है लाना है, ले जाना।
तो लाने और ले जाने का काम कौन करता है? तो गोल्जी काय करता है। ठीक, यह मनुष्यों में तो पाया ही जाता है। ठीक, पाया किस में नहीं जाता? तो नीले हरे शैवाल जो होते हैं, काई जिसे कहते हैं, जिसको जीवाणु, जिससे जिससे वायरस हो जाते हैं, और माइकोप्लाज्मा दुनिया की सबसे छोटी कोशिका, इसके अंदर गोल्जी काय नहीं पाया जाता है। गोल्जी का खोज करता कौन है? तो कैमिलो गोल्जी। इन्होंने 1898 में इसकी खोज की थी। गोल्जी काय को जो पौधों में नाम दिया जाता है, गोल्जी काय को पौधों में डिक्टियोसोम कहते हैं। गोल्जी काय शुक्राणुओं के अग्रपिंडों के निर्माण में सहायक होते हैं। गोल्जी काय क्या होता है या क्या करता है? तो जो शुक्राणु होते हैं, पुरुषों में जो शुक्राणु होते हैं, तो इनके आगे वाले भाग को बनाने के लिए गोल्जी काय सहायता प्रदान करता है। और यह जब कोशिका विभाजन के समय भी, कोशिका जब सेल विभाजन होता है तो उसमें भी यह गोल्जी काय मदद करता है। यह कोशिका प्लेट यानी सेल प्लेट का निर्माण करता है। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि कोशिका के अंदर सेल प्लेट का निर्माण कौन करता है? तो गोल्जी काय करता है। शुक्राणु के अग्रपिंडों का निर्माण कौन करता है? तो भी गोल्जी काय करता है। आगे देखते हैं अंतःप्रदत्त जालिका, जिसको हम हिंदी में कहते हैं, सॉरी इंग्लिश में कहते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रदत्त जालिका, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कहते हैं इसको? अंतःप्रदत्त जालिका, हिंदी में अंतःप्रदत्त जालिका, इंग्लिश में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि अंतःप्रदत्त जालिका की खोज किसने की थी? तो अंतःप्रदत्त जालिका की खोज की थी, खोजकर्ता कौन है इसकी? तो 1945 में इसकी खोज हुई। 1945 में खोज हुई, किसने की? तो के.आर. पोर्टर ने कोशिका की, सॉरी अंतःप्रदत्त जालिका की खोज की। पोर्टर। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किसने की थी? के.आर. पोर्टर। कब की थी? 1945 में। अंतःप्रदत्त जालिका यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जितने भी स्तनधारी जीव होते हैं उनकी लाल रुधिर कणिकाओं की कोशिकाओं को छोड़कर सभी कोशिकाओं में पाए जाते हैं। स्तनधारियों की लाल रुधिर कणिकाओं को छोड़कर, स्तनधारियों की लाल रुधिर कणिकाओं को छोड़कर सभी कोशिकाओं में पाए जाते हैं। कोशिकाओं में ये नीले हरे शैवालों में भी पाए जाते हैं। नीले हरे शैवालों में भी पाए जाते हैं। इनका अभाव नीले हरे शैवालों में भी होता है। तो स्तनधारी, जितने भी स्तनधारी जीव हैं उनकी जो लाल रुधिर कणिकाओं को छोड़कर सभी कोशिकाओं में अंतःप्रदत्त जालिका पाई जाती है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है कोशिका का कंकाल होता है। जैसे हमारे शरीर में हड्डियां होती हैं, अगर हड्डियां ना होती तो शरीर कैसा होता? सपोज करो हमारे शरीर में हड्डियां ही ना, आप सपोज करें एक हाथ में हड्डियां ना हो तो आपका वो हाथ ऊपर नहीं उठ सकता। ठीक, तो इसी तरह कोशिका को दबने से, यानी अगर हमारे शरीर में हड्डियां ना होती तो हमारा शरीर क्या होता? खड़ा हो सकता था? नहीं खड़ा हो सकता। तो कोशिका को दबने से रोकने के लिए कोशिका के अंदर एक कंकाल है, बनाया गया है, और उस कंकाल का नाम क्या है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जिसको हिंदी में कहते हैं अंतःप्रदत्त जालिका। यह क्या होता है? यह कोशिका के अंदर का कंकाल होता है। यह कोशिका का क्या होता है? कोशिका का कंकाल होता है। स्केलेटन। कोशिका का कंकाल किसे कहा जाता है? तो अंतःप्रदत्त जालिका। यह कोशिका का क्या होता है? कंकाल होता है, जो क्या करता है? इसकी सुरक्षा करेगा। जब कंकाल होता है क्या करता है? शरीर में अगर हड्डियां हैं, तब हड्डियां ही तो हमारे शरीर की सुरक्षा कर रही हैं। अगर शरीर में हड्डियां ना करती, अगर जैसे कोई शरीर हमारे छत्ते पर मार देते तेजी से, तो हड्डियां क्या करती हैं? उनको रोक लेती हैं। अगर ये हड्डियां ना होती तो क्या होता है? डायरेक्ट दिल पर पड़ता, वो हमारी क्या हो जाती? मौत हो जाती। ठीक, तो सुरक्षा का कौन प्रदान करता है? तो अंतःप्रदत्त जालिका।
यह कोशिका का क्या होता है? कंकाल होता है। तो कंकाल है तो इसलिए सुरक्षा प्रदान करेगा। अंतःप्रदव्य जालिका दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। दो प्रकार की होती हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? तो स्मूथ और रफ। नंबर 1 स्मूथ। स्मूथ को हिंदी में क्या कहा जाता है? चिकना। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हिंदी में कहा जाता है सपाट अंतःप्रदव्य जालिका। अंतःप्रदव्य जालिका। इस पहला क्या होता है? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है? सपाट अंतःप्रदव्य जालिका। यह क्या होती है? तो यह वसा का निर्माण, वसा और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण स्मूथ अंतःप्रदव्य जालिका करती है। इसके नाम से ही पता चल रहा है स्मूथ यानी चिकना। तो यह चिकने का निर्माण करती है। इसकी जो परत होती है वह चिकनी होती है। इसके ऊपर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। ठीक, तो यह किसका निर्माण करती है? वसा तथा कार्बोहाइड्रेट का। हाइड्रेट। ठीक, वसा तथा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करती है। इसके अंदर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। क्योंकि इसके अंदर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं तो यह प्रोटीन का निर्माण भी नहीं कर सकता, इसलिए यह प्रोटीन संश्लेषण में भाग नहीं लेती है। ठीक, तो अंतःप्रदव्य जालिका कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है, स्मूथ और रफ। स्मूथ में क्या होता है? तो वसा और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, क्योंकि इसके अंदर राइबोसोम नहीं पाए जाते, इसलिए प्रोटीन में भाग नहीं लेती है। रफ के अंदर क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम पाए जाते हैं, जो क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। नंबर 2 रफ। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यह क्या होता है? तो इसके अंदर पाया जाता है राइबोसोम, जो क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। इसके अंदर राइबोसोम पाया जाता है, इसके ऊपर राइबोसोम्स पाया जाता है। इसके अंदर राइबोसोम्स पाया जाता है, जो क्या करता है? प्रोटीन बनाता है, जो प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक, क्योंकि यह प्रोटीन का निर्माण करता है तो इसको क्या कहा जाता है? क्योंकि जब हम माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है? ऊर्जा का निर्माण करती है, इसलिए उसे पावर हाउस कहा जाता है। तो यह प्रोटीन का निर्माण करता है, इसलिए क्या कहा जाता है? इसे प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। प्रोटीन फैक्ट्री। तो प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो राइबोसोम को रफ को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि रफ के ऊपर क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम पाए जाते हैं, और राइबोसोम क्या करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? कोशिका का कंकाल होता है। इसके दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से? स्मूथ और रफ। स्मूथ के अंदर वसा का निर्माण होता है। इसकी जो परत होती है कैसी होती है? चिकनी होती है, या हम सपाट कह सकते हैं। ठीक, और जो रफ की होती है या इसकी जो सतह होती है खुरदरी होती है, उसके ऊपर क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम क्या करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। अब बात करते हैं राइबोसोम की। तो राइबोसोम जो होता है दो प्रकार से होते हैं। ठीक, 70S और 80S। अब हम बात करेंगे राइबोसोम के बारे में। चलिए शुरू करते आगे बढ़ते हैं। तो राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है? रफ को कहा जाता है। वसा का निर्माण कहाँ होता है? स्मूथ में होता है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ठीक, अब राइबोसोम की खोज किसने की थी? तो राइबोसोम की जो खोज करता है वो पैलाडे हैं। ठीक, इन्होंने 1955 में राइबोसोम की खोज की थी। तो इसके खोजकर्ता कौन है? तो खोजकर्ता जो माने जाते हैं, खोजकर्ता कौन है? पैलाडे हैं। पैलाडे कब की थी? तो 1955 में की थी, 1955 में। इसकी जो बनावट है यानी आकार, तो इसका जो आकार है वो गोलाकार है, गोलाकार।
ठीक। तो राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। खोजकर्ता कौन है? पैलाडे हैं। कब की थी? तो 1955 में की थी। तो इनका आकार कैसा होता है? गोलाकार होता है। ठीक, जैसे डमरू के समान होता है, डमरू के समान या फिर गोलाकार कह सकते हैं। राइबोसोम आरएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? आरएनए, आरएनए तथा प्रोटीन का बने होते हैं। प्रोटीन। राइबोसोम का निर्माण आरएनए तथा प्रोटीन से होता है। क्योंकि इसके अंदर आरएनए तथा प्रोटीन भी पाया जाता है तो इसको हम कहते हैं राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन कण। इसको हम क्या कह सकते हैं? क्योंकि इसके अंदर कौन से कण पाए जाते हैं? आरएनए पाया जाता है और प्रोटीन पाई जाती है। तो राइबोसोम के अंदर प्रोटीन और आरएनए पाया जाता है, इसलिए हम क्या कहते हैं? इसको राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन कहते हैं। राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन, न्यूक्लियो प्रोटीन कण। क्योंकि इसके अंदर आरएनए पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। राइबोसोम के अंदर राइबो न्यूक्लियो यानी आरएनए प्रोटीन पाया जाता है, इसलिए इसे राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन कण भी कह सकते हैं। राइबोसोम सभी जीवित कोशिकाओं के अंदर पाए जाते हैं। जितनी भी कोशिकाएं, सभी जीवित कोशिकाओं में यानी जीवित कोशिकाओं में, तो सभी जीवित कोशिकाओं के अंदर राइबोसोम पाया जाता है। क्योंकि यह प्रोटीन क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। तो प्रोटीन का निर्माण नहीं करेगा राइबोसोम तो हमें शरीर को ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? शरीर का विकास किसके द्वारा होता है? प्रोटीन के द्वारा होता है। जो शरीर में प्रोटीन ही नहीं होगी तो शरीर का विकास कैसे होगा? तो राइबोसोम जितने भी जीवित जीव हैं उनके अंदर राइबोसोम पाया जाता है और यह क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है, जो हमारे शरीर में वृद्धि यानी विकास के लिए आवश्यक होती है। अब सवाल उठता है कि माइटोकॉन्ड्रिया चलो जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं, लेकिन जीवित कोशिकाओं में किस पार्ट में पाए जाते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं, हरित लवक में पाए जाते हैं और केंद्रक में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में, कॉन्ड्रिया में, ठीक, और हरित लवक में, केंद्रक में। केंद्रक क्या होता है? केंद्र मतलब होता है बीज। तो कोशिका के बीच वाले भाग को क्या कहा जाता है? केंद्रक कहा जाता है। केंद्रक बेसिकली कोशिका का ब्रेन होता है। कोशिका को कंट्रोल कौन करता है? केंद्रक। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, 70S और 80S। 70S 80S क्या होते हैं? इनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो हम पहले अब थोड़ा रिवीजन कर लेंगे राइबोसोम के बारे में। तो राइबोसोम की खोजकर्ता कौन है? पैलाडे ने। कब की थी? 1955 में की थी। इसका आकार गोलाकार होता है। यह प्रोटीन तथा आरएनए से मिलकर बना होता है, इसलिए इसे राइबो और न्यूक्लियो प्रोटीन कहा जाता है। राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन कण कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया यह पाया किस में जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया हरित लवक और केंद्रक में पाया जाता है। जितने जीवित कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर तुमको राइबोसोम दिख ही जाएगा। ये दो प्रकार के होते हैं, 70S और 80S। जब हम बात करते हैं राइबोसोम की तो हमारे दिमाग में उठता एक मेन प्रश्न जरूर उठता है कि ये कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। ये तो चलो पता चल गया कि कोशिका के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन ये रफ वाले भाग में पाए जाते हैं, इसलिए स्वतंत्र नहीं होते। क्योंकि ये दूसरे की, जैसे हमारा कोई है रफ के घर पे रह रहे हैं, समझने के लिए, ये रफ वाले घर पर रह रहे हैं, तो ये रफ वाले जब घर पर रहे तो इनका तो है नहीं, तो ये स्वतंत्र नहीं है। ठीक, तो ये स्वतंत्र रूप से नहीं पाए जाते हैं। ठीक, इनका एक अलग स्थान नहीं होता है, रफ के एरिया में रहते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? अगर पूछ लिया जाए कि राइबोसोम कहाँ पाए जाते हैं, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रफ वाले भाग में क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम पाए जाते हैं, जो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ये कोशिका का सबसे छोटा अंग होता है। कोशिका का सबसे छोटा अंग कौन कहलाता है? राइबोसोम कहलाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, 70S और 80S। जो 70S होते हैं, ठीक, ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। अब प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती हैं? तो जिन जीवों को हम देख सकते हैं, ठीक, उनके अंदर यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। जिन जीवों को हम देख नहीं सकते हैं उनके अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। इसको अगर हम साधारण भाषा में बात करें तो ये अविकसित होता है, ये पूरी तरीके से बनी नहीं होती हैं। ठीक, इसमें कुछ कमी होती है, इसलिए अविकसित होता है। नहीं, अनडेवलप इसको कह सकते हैं। अनडेवलप क्या बोल सकते हैं? इसको अनडेवलप बोल सकते हैं, अनडेवलप।
डेवलप, अनडेवलप। 70 जो कोशिकाएं होती हैं प्रोकैरियोटिक इसको कहते हैं। जैसे 70 किस्म राइबोसोम किसमें पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, जिसको हम अविकसित कह सकते हैं, अनडेवलप। यानी जो कोशिकाएं पूरी रूप से बनी नहीं होती हैं उनको प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंतर्गत रखा जाता है, जिसके अंतर्गत जैसे वायरस बैक्टीरिया आते हैं जिनको हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं, तो ये प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत आ जाती हैं। ये कोशिकाएं वे होती हैं जो पूरी रूप से बनी नहीं होती हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं यानी वायरसों में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है? तो उसमें 70 पाया जाता है। ये आकार में बहुत छोटे होते हैं। जब राइबोसोम का परीक्षण किया जा रहा था तो कई जीवों यानी सूक्ष्म जीवों से और कई जीवों से राइबोसोम लिए गए और इनको एक लिक्विड में डाला गया। तो लिक्विड में डालने के बाद ठीक कुछ राइबोसोम ऊपर उठ गए और कुछ नीचे बैठ गए। तो जो कुछ उठ गए थे तो उनको हमने 70 कह दिया कि ठीक ये 70, और जो नीचे थे वजनदार ये क्या हो गए 80। तो 70 क्या होते हैं? ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। 80 यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो विकसित है, जैसे मानव में भी, पेड़ों में भी, मक्खियों में भी, मच्छरों में भी, जिनको हम देख सकते हैं। इनमें कौन से राइबोसोम पाए जाते हैं? 80 पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक की बात कर लेते हैं। प्रोकैरियोटिक जो नंगी आँखों यानी इसके लिए हमको किसी सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं देखे जा सकते हैं। जो नंगी आंखों से नहीं देखे जा सकते हैं, ठीक, उनको प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत रखा जाता है। जो देखे जा सकते हैं उनको यूकैरियोटिक के अंतर्गत, जैसे वायरस, बैक्टीरिया और भी जैसे अमीबा हो गया, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत। यूकैरियोटिक के अंतर्गत पेड़ पौधे, जानवर, जीव जंतु, मनुष्य, ये सब क्या है? यूकैरियोटिक है। अब बात करते हैं 80 की। 80 क्या होता है? यश का मतलब क्या होता है? आप लोग कंफ्यूज हो रहेंगे कि यश लिखवा रहे हैं तो यश का मतलब क्या होता है? यश का मतलब होता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। क्या होता है? सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, जिसको कह सकते हैं अवसाद। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, ठीक। तो 80 क्या होता है? तो 80 राइबोसोम किस में पाए जाते हैं? ये यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। यूकैरियोटिक कोशिकाएं कौन सी होती हैं? पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंतर्गत, ठीक। यूकैरियोटिक कोशिकाएं जिन्हें नंगी आँखों से देखा जा सकता है, यानी इनके लिए हमको किसी ना माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है ना सूक्ष्मदर्शी की जरूरत पड़ती है, तो उनको हम यूकैरियोटिक के अंतर्गत रखते हैं। तो यूकैरियोटिक के अंतर्गत हम मनुष्य भी आ जाते हैं, पेड़ पौधे भी आ जाते हैं, कीट पतंगे भी आ जाते हैं, तो जिनको हम नंगी आँखों से देख सकें। यानी दुनिया में जितनी चीज़ें जीवित हैं, यानी जीवित बात कर रहे हैं, तो उनकी कोशिकाओं में जिनको हम नंगी आँखों को देख सकते हैं, उनकी कोशिकाओं में यूकैरियोटिक के अंतर्गत आते हैं। राइबोसोम की खोज किसने की थी? तो राइबोसोम की खोज की थी फैराडे ने। कब की थी? 1955 में की थी। राइबोसोम के अंदर क्या, राइबोसोम बना किसके होता है? तो प्रोटीन का बना होता है और आरएनए से बना होता है। राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं, 70 और 80। 70 किस में पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, जो कोशिकाएं विकसित नहीं है, ठीक। जिसे अनडेवलप कोशिकाएं जिसको हम कह सकते हैं, जैसे वायरस की कोशिकाएं होती हैं, इनके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं पाया जाता है, तो ये कोशिकाएं पूरी रूप से बनी नहीं होती, इसलिए इनके अंदर कौन सा राइबोसोम पाया जाता है? 70 पाया जाता है। 80 किस में पाया जाता है?
तो यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो कोशिकाएं पूर्ण रूप से बनी होती हैं, जैसे मनुष्य हो गया, पेड़ पौधे होंगे, जीव जंतु, तो इनके अंदर यूकैरियोटिक कोशिकाओं में सब अस्थियस पाया जाता है। क्या राइबोसोम स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं? तो नहीं, क्योंकि राइबोसोम क्या कहाँ पाए जाते हैं? तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाए जाते हैं। तो राइबोसोम स्वतंत्र रूप से नहीं पाए जाते हैं, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रफ वाले एरिया में पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। हम बात करते हैं वैकुल की। तो वैकुल क्या होता है? इसको हिंदी में कहते हैं रसधानी। वैकुल रसधानी, राइटिंग पे थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। वैकुल पेड़ों में पाया जाता है, पादपों में पाया जाता है और जंतुओं में भी पाया जाता है। पादपों में यह बड़ा होता है, जंतुओं में यह छोटा होता है। जंतुओं में वैकुल का आकार छोटा होता है, पादपों में इसका आकार बड़ा होता है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कोशिका के अंदर पानी को एकत्रित करना। क्या करना? पानी को एकत्रित करने का काम कौन करता है? वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, एकत्रित करने का काम करता है वैकुल। कोशिका के अंदर वैकुल क्या करता है? तो पानी को एब्जॉर्ब करके रखता है, पानी को एकत्रित करने का काम करता है वैकुल। पादपों में या पेड़ों में पाया जाता है बड़ा, पेड़ों में इसका आकार बड़ा होता है और जंतुओं में इसका आकार छोटा होता है। क्योंकि जो जंतु होते हैं तो पानी, जैसे हम लोग हैं तो हम लोग पानी को खाना खाने के समय या जब तब पीते रहते हैं, लेकिन पेड़ पौधे को पानी हमेशा नहीं मिलता रहता है, जब तब ही इनको पानी मिलता है। इसलिए पेड़ों में क्या है? पेड़ों में जो वैकुल होता है वो बड़ा, उनका आकार बड़ा होता है और जंतुओं में इनका आकार छोटा होता है। हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे सेंट्रोसोम के बारे में।